अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 62 स्टार्ट करते हैं। इम्तिसाल, वो मुझे माँ से मिलने जाना है तो मेरे साथ चलो। पलवा शाहान के कहने पर इम्तिसाल ने गर्दन तिरछी कराकर उसको देखा, जो किचन के दरवाजे के करीब हथेलियां मसलते हुए परेशान से खड़ी थी। क्यों? सब हैरियत इस तरह से अचानक? फ्रिज बंद करते हुए उसके सामने आन खड़ी हुई थी। हमारा दिल कर रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। मैं फुफ्फो और आंटी से पूछ आई हूँ, हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाएंगे, बेहराम लाला के आने से पहले वापस भी आ जाएंगे। पलवा शाहान की इतनी आगे तक की प्लानिंग की कही हुई इम्तिसाल इनकार ना कर दे को देकर इम्तिसाल लान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। हद है पलवशे, मैं तुम्हें इनकार थोड़ी करने वाली थी, बस मुझे ये कहना था कि कहीं कोई मसला ना हो। तुम पूछ आई हो तो फिर हम चलते हैं। मैं अपनी चादर ले आऊँ। चादर बाहर सोफे पर रखी है, मैंने सब इंतजाम कर आई हूँ, मुस्कुराकर कहती हुई इम्तिसाल खान का हाथ थामते हुए लॉन्च की जाने बढ़ गई थी, जबकि पलवश खान की तेजी देखकर इम्तिसाल खान ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाए थे। और सुनो, हम किसी ड्राइवर के साथ नहीं जाएंगे, गाड़ी तुम ड्राइव करोगे। अम्मा अपने दोस्त की तरफ ही है, वहीं जाना है हमने। पोर्च में आते हुए वो तेज तेज चलती हुई इम्तिसाल खान को बता रही थी, जो पलवशा की बात पर थोड़ी फिक्रमंद हुई थी। अगर बहराम को पता चलता कि वो खुद ड्राइव करके हवेली की बजाय कहीं और गई है तो शायद वो जरूर नाराज होता, मगर दिल में उसे बना लेने का सोचते वो पलवशा खान की बात मानती हुई ड्राइविंग सीट संभाल चुके थे। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, मगर वो कुछ गलत तो नहीं कर रही थी। मुकद्दस बेगम ने उसे कहा था कि वो चाहती हैं कि माजी में हुए कत्ल किसने करवाए थे वो कत्ल का बताकर इन दोनों खानदानों के रिश्ते और उसके मजबूत कर देगी, ताकि उसके दिलों में कोई बदगुमानी न रहे। उन्होंने कहा था कि वो हदायत से अभी रिश्ता न बनाए, बल्कि जब वो पूरा सच जान ले तब वो उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। जिंदगी में पहली बार मुकद्दस बेगम इन सब के बारे में सोच रही थी, और उसकी नजर में पलवा शाह खान की इतनी अहमियत थी कि उन्होंने इतनी बड़ी बात उसे शेयर की थी। ये बात पलवचिया खान के लिए कारून का खजाना हाथ लगने के बराबर थी। वो बात अब इम्तिसाल को लेकर जल्द अज जल्द मुकद्दस बेगम के बताए हुए जगह पर पहुंचना चाहती थी, जहां वो सबके सामने इस कातिल को लाने वाली थी। वो कैसे करने वाली थी ये सबसे पलवचिया को फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजर में अब उसकी माँ सब कुछ कर सकती थी, सिवाय पलवचिया खान के। ना वो बहादुर थी, ना कुछ ऐसा करने की हिम्मत रखती थी कि किसी कातिल को ढूंढ निकाले, मगर वो तो इतना कर सकती थी ना जितना उसकी माँ ने उसको काम सौंपा था। अभी वो अपनी सोचों में ही गुम थी कि गाड़ी के एकदम अचानक से रुकने पर चौंकी थी। पलवशे, फोन मिलाओ लाला को। इम्तिसाल के चलाने पर पलवशे ने उसकी नजरों के ताक़ब में सामने देखा था, जहां 5 आदमी हाथ में गन थामे कार की जानब आ रहे थे। ये स्टार्ट नहीं हो रही। कपकपाते हाथों से कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए रोते हुए चिल्लाकर कहा तो पलवशे के हाथ पांव सही मैनू में फूले थे। कॉल नहीं हो रही एमी। पलवशे के जोरों कतार रोते हुए कहने पर इन आदमियों को कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करते देखकर इम्तिसाल खान ने बाजू आगे बढ़ाते हुए पलवशे खान को अपने सीने में छुपाया था। सॉरी एमी, मेरी वजह से। इम्तिसाल खान के सीने में मुंह छुपाते हुए हिचकियों से रोते हुए खुद को कोस रही थी। वो तो सब ठीक करने जा रही थी, फिर ये क्यों हो रहा था? बाहर निकलो वरना हम जबरदस्ती करेंगे। खर्चदार गुस्से में बड़ी आवाज पर इम्तिसाल ने साथी से पलवशे के गिर्द बाजू का हसार मजबूत किया था। तो तुम्हें क्या चाहिए? ये बैग ले लो, इसमें कैश है, जेवर भी हैं, रख लो, लेकिन हमें जाने दो। आदमी दरवाजा खोल लेने पर अपना बैग और हाथों से कंगा उतारकर पकड़ाने चाहे तो उस आदमी ने बाजू से खींच कर इम्तिसाल को गाड़ी से बाहर निकालते जमीन पर दिखा दिया था, और इम्तिसाल के साथ पलवचान की भी दिल हरास चीखें फिजा में गुंजे थे। पलवचान तरफ कर गाड़ी से निकलती इम्तिसाल की जानब बढ़ती के पीछे खड़े आदमी ने बालों से दबोचते हुए बाजू में जिक्रा था कि पलवचा खान बिन पानी की मछली की तरह तड़प गए थे। जेब से रुमाल निकालते हुए वो पलवचा खान के नाव पर रख चुका था। छोड़ मेरी बहन को। जमीन से उठती वह पलवशा को थामे आदमी के हाथों पर नहुन मारती, चीखती चिल्लाती तो छिड़वाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसकी बेबसी पर कहके लगाते एक आदमी उसकी तरफ जाने पड़ा था। अपने हाथ में थामे पिस्टल पूरी कुवत से इम्तिसाल खान के सर पर मारी तो वो लड़खड़ा कर जमीन बोस हुए थे। इस आदमी को ठकाने लगाओ, इस गाड़ी को ठकाने लगाओ। इम्तिसाल और पलवशा को अपनी गाड़ी में डालते हुए इनमें से एक ने कहा तो नकाब को सर हिलाता हुआ इस गाड़ी की जाने मतवज्जो हुआ था। दूसरी थोड़ी ही देर में सुनसान रोड पर इम्तिसाल खान के खून के चंद कतरों के साथ उसकी शाल जमीन पोस हुई थी। गाड़ के गेट खोलते ही बेराम शाह जन से गाड़ी भगाता हुआ पोर्च में लाया था। अभी वो गाड़ी रोकता कबला शाह गाड़ी का दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकला था। पाँव बुरी तरह से लड़खड़ाए थे, मगर वो लम्हों में संभलता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से की जाना बढ़ा था। इसके पीछे ही आयस और बेहराम भी थे। इम्तिसाल लॉन्च के बीचों बीच खड़े होते हुए बेराम शाह ने मुंह के बल धरा था, फिर जवाब का इंतजार किए बगैर वो दीवाना वार सीने फैलाता हुआ ऊपर की जाना बढ़ा था, जबकि आयस पलवशों को ढूंढने की गर्ज से नीचे मौजूद कमरों की जाना बढ़ा था। बल्लाज ऊपर के सारे कमरे देख आया था, मगर वो वहां पर नहीं थी। दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। जान लब्बू पर आई थी। सिपका, चिल्लाकर पुकारते हुए वो सीना उतर कर नजरें समरी बेगम के कमरे से निकलती सिपका शाह पर पड़ी थी। देख तो वो भी उसे चुकी थी। एक हाथ में मांग और दूसरे में प्लेट थामे वो हुनकों की तरह बिलाशा को अपना नाम पुकारते और अब दीवानों की तरह अपने जाने भागते हुए देख रहे थे। उससे पहले कि वो समझती या कहती,
बिला शाह आगे बढ़ता हुआ सिपका शाह के बाजू को नीचे से हाथ गुजारता हुआ उसे खुद में बीत चुका था। चनाक की आवाज थी जो कि फर्श पर दूर तक गूंजी थी। प्लेट और मंग टूटते हुए जा बजा बिखरे थे, जबकि सिपका शाह को सिर्फ अपने सीने में दर्द हुई बिला शाह की तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। सांस रोके उस शोर को सुनती अपनी रूह में उतरता हुआ महसूस कर रही थी। तुम ठीक हो? मेरी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। अगर एक लम्हा और गुजरता और तुम नजर न आती तो यकीन मानो बिला शाह ना रहता। सिपका शाह को साथी से खुद में बीते हुए आंखें बांध के शिद्दत बड़े लहजे में कहता वो सिपका शाह को सख्त कर चुका था। सिपका, पलवश शाह और इम्तिसाल कहाँ है? बेहराम शाह की आवाज पर वो छटपटा कर बिला शाह से दूर हुई थी, जिस पर बिला शाह ने सुर्ख आंखों से उसको घूरा था। लाला, वह पलवश शाह ने आंटी से मिलना था तो वो हलीमा आंटी से इजाजत लेकर इम्तिसाल भाभी के साथ ही उससे मिलने गई है। बेहराम लाला, ऐसा के स्पॉट आवाज पर वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे, जो हाथ में मोबाइल थामे में स्पॉट नजर से स्क्रीन देख रहा था। मैंने इस प्लान में अपने दोस्त को भी इन्वॉल्व किया था। उसके कहने पर मैं सबकी गाड़ियों पर चिप लगाए थे और इसके अलावा कैमरा भी। तो इम्तिसाल खान की गाड़ी की लोकेशन मिल गई है, हमें वहां पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। मैं अपने दोस्त को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो अपनी टीम के साथ आ रहा है। और ये कि स्पॉट लेजर में कहते हुए आयशा ने साथी से होंठ बीचे थे। हुरिया की पेंडेंट में ट्रैकर था और उसकी लास्ट लोकेशन पिछले 6 घंटों से इसी जगह की है। मेरी बीवी 6 घंटों से वहां पर है लाला। सुरह अंगारावती हुई आंखों में वहशत लिए एक लफ्ज चुपाकर कहा तो बिला शाह ने साथी से मुठियां बीची थी और फिर तेजी से सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर अपने कमरे की जन्नत बढ़ गया था। कुछ देर बाद वो नीचे उतरता हुआ दिखाई दिया तो सिपका की जान लब्बों पर आई थी। लाला, बिला शाह की घर की औरतों पर हाथ डाला है इन लोगों ने, एक शाह के घर की इज्जत पर, और अब वो लोग क्यामत से पहले क्यामत देखेंगे, जहन्नम से पहले जहन्नम जी लेंगे। तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए एक हाथ में थामे हुई गन आयसान की जानब उछाली थी, जिसे उसने तेजी से कैच किया था। अपनी गन को लोड करते हुए तेजी से जीने उतरते हुए बेराम शाह के सामने आन खड़ा हुआ था। तुम पुलिस बुलाओ लाला, आप प्लान बनाए। और बिला शाह इनके जिस्मों के पीछे उठ करता हुआ हवा में उड़ाएगा। आग सी तपश लिए घुरागा कहते हुए एक नजर सिपका शाह के झट पड़ते हुए चेयर पर डालकर बाहर की जाने बढ़ा था। उसके पीछे ही आयस और बेहराम भी बाहर की जाने तेजी से बढ़े थे। वो कमरे में दाल हुआ तो नजर सोफे पर सर हाथों में थामे भी बैठी हुई अकीदत पर गई। नीली आंखों में चमक लिए वो कुछ देर दरवाजे के सामने खड़ा उसको देखता रहा और फिर सर चिटते हुए कब्र से कपड़े लेता हुआ वॉशरूम में बंद हो गया। दरवाजा बंद होने के बाद पर अकीदत सराइये से सर उठाती हुई अपनी जगह से उठी और बाहर की जानब भागी थी। आपकी बार वो दाएं जानब की बड़ी थी, क्योंकि दूसरी जानब वो पहले ही देख चुकी थी कि कहीं से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। अजीब ही भूल बलियां थी, वो जहां से जाती घूम फिर कर वहीं वापस आ ठहरती थी। वो दाएं जानब आई तो वहां भी वैसी सीढ़ियां थी, मगर वो बिल्कुल दूसरी साइड पर जैसी थी और वो जानती थी कि यहाँ भी नीचे कोई रास्ता या कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कुछ सोचते हुए वो राहदार में बने कमरों की जाने बढ़ी थी। सीढ़ियों से मुल्हिका पहले कमरे में दाल हुई तो वहां नीचे जाती सीढ़ियों का रास्ता था, जो कि शायद दूसरी जानब भी था, जहाँ से जरगाम उसके पीछे आन खड़ा हुआ होगा। सारी सोचों को पछतापुर डालती वो तेजी से सीढ़ियां उतरी थी। सीढ़ियां उतरते ही उसे 4 राहदारियां दिखाई दी। सबसे पहले की जाने बढ़ी। अंधेरे में डूबी राहदारियों से गुजरती वो हर कमरा देख रही थी। वो बाहर जाने का रास्ता नहीं, पलवश शाह और इम्तिसाल को तलाश कर रही थी। मुकद्दस बेगम की बातों के मुताबिक पलवश शाह और इम्तिसाल आने वाली थी और वो किसी भी सूरत इन दोनों को यहाँ नहीं छोड़ सकती थी। अभी वो मजीद आगे बढ़ती कि किसी की चीहो पुकार पर झटके से पलटी थी। उल्टे कद पांव वापस को भागते हुए अकीदत ने आवाज को पहचानने की कोशिश की थी। चेहरे पर यह ठंडे पानी के गिरने से वो होश में आई थी। पूरी तरह से खांसते हुए पलवश खान अपनी जगह से खड़ी हुई तो नजर सामने कुर्सी पर टांग जमाए हुए बैठी मुकद्दस बेगम पर पड़ी, जो हाथ में थामे हुए जग को जमीन पर उछालते हुए कुर्सी पर पुश से टेक लगाए पलवश खान को देख रहे थे। हम सब ने आपसे मोहब्बत की माँ, मगर आप अपनी ही औलाद के साथ ये सब। आंखों में आंसू लिए शिकवा लहजे में कहा तो मुकद्दस बेगम ने हनकोरा बढ़ा था। मेरी बरसों की मेहनत है जिसे ये सब मिला मेट करने पर तुले हुए थे। सिर्फ इस जदाद पर इकलौता हक चाहिए था ना, लेकिन नहीं, सबके सब कातर ढूंढने में लगे हुए थे। सोचो अगर कातर मिल जाता तो क्या होता। जिस हवेली पर, जिस गांव पर मैं हुकूमत करना चाहती थी, वहां से निकालकर किसी जेल की कोठरी में फेंक देते ये लोग। कई बार सोचा भी कि जैसा चल रहा है चलने दो, सब किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाओ, लेकिन तुम लोगों ने मजबूर किया मुझे, और अब अपने इस अंजाम की जिम्मेदार भी तुम खुद हो। सर्द स्पाट लहजे में कहती वो अपनी जगह से उठती हुई दरवाजे की जाना बढ़ी थी। आप शायद कुछ भूल रही हैं, या आपकी नजरें और अकल इस बात को फरमोश कर चुकी हैं कि आप शायद मुझे कातिल का बताने आई थी और मैं यहाँ कैसी आई ये, लेकिन मैं आपके बताए बगैर सब कुछ जानती हूँ। पलवशान की तंस में डूबी हुई आवाज पर वो झटके से पलटी थी, लेकिन पलवशान होठों पर तलब मुस्कुराए सजावे दीवार से टेक लगाए दोनों हाथ पहलू में गिराई खड़ी तंजिया नजर से मुकद्दस बेगम के फक होते हुए चेहरे को देख रहे थे। आपने हमारे साथ बहुत से खेल खेले माँ, लेकिन हमने एक खेल खेला, अपना प्यादा छुपाई रखा, और अब आपको आप ही के खेल में माश
6 माह मुबारक हो, लेकिन जानती हैं कि वो पैदा कौन था? वो मैं थी, पलवल शाह हदायत शाह। आपको ये शिकस्त मेरी वजह से हुई है। स्पॉट लहजे में कहती वो मुकद्दस बेगम के उसान हता कर चुके थे, जबकि नीली आंखों के किनारों से निकलते आंसू का गालू को तर करते गर्दन में जज्ब हो रहे थे। तभी मुकद्दस बेगम चील की तरह पलवल शाह खान पर झपटी थी। चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश करती वो पलवल शाह की गर्दन हाथ में दबो चुके थे। क्या किया है कमबख्त, बता मुझे, वरना अभी जान ले लूंगी। मुंह के बाल झाड़ते हुए वो जाने कितने थप्पड़ पलवल शाह के गुलाबी फूले हुए गालों पर रसीद कर चुके थे। हम ये सब ना करते माँ, हम सबको आपने मजबूर किया है। काश आप हुरिया को के कमरे में उस मर्द को भेजने का प्लान में हामी ना बढ़ती। काश आप हदायत पर हमला ना करवाती। काश आप हम सबको मारने की साजिश का ना करती। और काश आप दूसरों की बेटियों को सौदा ना करती। अब अपने इंजाम की जिम्मेदार अब खुद हैं। एक एक लफ्ज चबाकर कहती वो मुकद्दस बेगम को तैश दिला गई थी, जबकि इस जोरदार थप्पड़ों से होंठ फाड़ चुके थे। मुकद्दस बेगम के हाथ में पहनी हुई अंगूठियां चेहरे को जख्मी कर चुकी थी। मगर अब यहाँ पर परवाह किसे थी? ना मारने वाली को और ना ही मार खाने वाली को। मुझे सच सच बताओ, कब से खेल खेल रही हो? गले पर दबाव बढ़ते हुए सर पूरी शिद्दत से दीवार पर मारा था कि कुछ लम्हों के लिए पलवल शाह को सब मंजर अंधेरे में डूबता हुआ नजर आया। क्या बात करनी थी माँ? वो मेहंदी के लिए तैयार होने वाली थी कि मुकद्दस बेगम ने जरूरी बात करने की वजह से ब्यूटिशियन को बाहर भेजा था। ब्यूटिशियन के पास जाते ही वो दरवाजा बंद करते हुए पलवल शाह के जानब आए थे। मैं जो कहूंगी खामोशी से सुनो। देखो पलवल शाह, ये एक राज है और मैं इसमें सिर्फ तुम्हें राजदार बना रही हूँ। अपनी बेटी के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वादा करो कि इस राज को राज रखोगी और जो मैं कहूंगी वो करोगे। पलवल शाह को कान से थम कर बैठ पर बिठाते हुए नरम लहजे में कहा तो पलवल शाह ने नासमझी से मुकद्दस बेगम को देखते हुए सर असबाब में लाया था। बेटा, मैं जान गई हूँ कि तुम्हारे बाबा और उस खानदान की खुशी का कातिल कौन है। मुझे बस कुछ सबूत चाहिए कि मैं सबके सामने इस बात को साबित कर सकूं। तो मेरी मदद करोगी ना कि मैं तुम्हारे बाप के कातिलों को सामने ला सकूं? माँ, आपको कैसे पता चला? लाला को क्यों नहीं बताया? हमें उन्हें बताना चाहिए था ना कि वो इस शख्स को पकड़कर सजा दे। मुकद्दस बेगम की बात खत्म होते वो तड़प कर गोया हुई थी। इतने सालों बाद बाप के कातिलों का पता चला था कि वो चाहती थी कि जल्द से जल्द वो इंसान जेल में हो और उसे सजा मिले। नहीं, अभी नहीं बता सकते, वरना वो तुम्हारे लाला और फिर हमारे खानदान के किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तुम बस वो करो जो मैं कह रही हूँ। हदायत के सामने अभी अपने रिश्ते को आगे ना बढ़ाना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अभी भी तुम्हारे चचा को कातिल समझता है। जब असल कातिल सामने आ जाएगा तो उसके दिल से सारी बदगुमानियां खत्म हो जाएंगी। फिर तुम अपने रिश्ते का आगाज करना। और बस अगर मुझे किसी दिन अपनी बेटी की जरूरत हो तो उस दिन अपनी माँ की मदद के लिए आ जाना। खड़े होते हुए नरम लहजे में कहती वो पलवल शाह का सर स्पा में हिलाने पर उसके सर पर प्यार करते हुए बाहर निकल गए, जबकि दुपट्टे के पल्लू से मोबाइल निकालते हुए पलवल शाह ने कपाते हाथों से कान से लगाया था। लाला, नम लहजे में कहती वो फूट फूट कर रोती थी, जबकि दूसरी जानब जरगाम और आयस ये बात सुनते हुए अपने इत्तेशाब पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। वो जानती थी कि मुकद्दस बेगम कुछ दिनों से उससे कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी और न जाने क्यों पलवल शाह का दिल अनजाने से खौफ में मुतला था। एक दफा पहले भी उन्होंने बात की थी और सब खराब हो गया था, और आज वो जब बात करने आई थी तो न जाने क्या सोचकर पलवल शाह ने उनके दरवाजा बंद होते करते देखकर आयस और जरगाम को काल मिलाए थे। और फिर आयस खान के अपनी जन्म से काल बंद करने पर जरगाम पलवल शाह को सब बताता चला गया था और उसे हदायत की थी कि फिलहाल वैसा ही करे जैसे मुकद्दस बेगम ने कहा है। हाल मुकद्दस बेगम का बस नहीं चल रहा था कि पलवल शाह का हशर नशर कर दे। तभी उन्होंने बालू से दबोचते हुए पलवल शाह का चेहरा अपने जानम किया था। पहले सोचा था कि तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें बचा लूं, यहाँ से अपने साथ ले जाऊं और बाहर जाकर किसी अमीर घोड़े से शादी कराकर जिंदगी बना दो, मगर नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। अब मरोगी यहीं। जिस तरह इस वक्त मेरा दिल जड़ रहा है ना, वैसे ही अब हदायत शाह की बीवी का वजूद जलेगा। तैश बड़े लहजे में कहती वह पलवल शाह खान की सांसें रोक चुके थे। आंसू से तर चिरा ली वो तड़प कर मुकद्दस बेगम का हाथ थमते सर नफी में हिलाते हुए बोलने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। आवाज जैसे गले में ही दम तोड़ती जा रही थी। इतनी मार के बाद भी जिस्म बेजान हो चुका था और अभी वो कुछ समझती कि मुकद्दस बेगम कुछ लोगों को चलाकर आवाज देती। तेल और माचिस लाने का कहती हुई पलवल शाह खान की रही से हिम्मत भी खत्म कर चुके थे। जमीन पर पटक कर किसी चीज की मानत फेंकते हुए न जाने कितनी ठोकर वे पलवल शाह खान के पीठ पर मार चुके थे। इस मासूम चेहरे की मासूमियत ने धोखा दिया है ना मुझे। पलवल शाह खान के करीब खड़ी होती हुई उसके वजूद को तेल से भिगोती हुई पीछे हुई थी। दरवाजे की जानब बढ़ती वह जमीन पर तेल अंडेलती हुई दहलीज पर तेल अंडेलती दरवाजे पर छिड़काव करती हुई दरवाजा बंद करती जा रही थी, जबकि मुंह के बाल गिरवी पलवल शाह की बंद सूजी हुई आंखों से आंसू लड़ियों के सुर में जमीन पर गिरे थे। वह मुश्किल आंखों को वार करने की कोशिश कर रही थी कि आधी खुली आंखों से मुकद्दस बेगम को कमरे का दरवाजा बंद करते देखकर अपने हाथों पर जोर डाला था। गले में कांटे से चुभते हुए महसूस हुए थे, जबकि चेहरा मसलसल आंसू से बिकता जा रहा था। हाथ बढ़ाकर नीचे गिरवे जा को खिसका कर अपने जानम किया था, जब मैं पानी की कुछ बूंदों को गले में उतारते हुए नजरें आग में लिपटते दरवाजे पर गई थी। और तभी हर तकलीफ दर्द को बिलाई हिम्मत मुश्तमा करते हुए पलवल शाह ने लड़खड़ाते हुए उठी थी। दरवाजे के बजाय खिड़की की जानब बढ़ती उसे खोलने की कोशिश करती, कभी वो पलट कर आग देती और फिर अपने
اتنے زور سے وہ کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کرتی، جب ناممکن لگا تو آنسو کو حلق میں اتارتی وہ منہ کے بال چلائے تھے۔ آنسو گلے میں ہراشی سے پڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کمرے میں دھویں سے بڑھنے لگا تو پلوشان چکراتے سر کو تھامتے ہوئے بے جان ہوتے ہوئے ہاتھوں سے کھڑکی کے پر مکے برساتی اسے سر ٹکا چکے تھے۔ کوئی ہے؟ بابا بچاؤ، ہدایت! ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تکلیف سے پکارتی وہ بے بس ہونے لگی تھی۔ خود کو موت کے منہ میں جاتا دیکھتے وہ ساری کوششیں ترک کر چکے تھے۔ یا اللہ رحم! ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ وہ آواز پلوشا خان کو بھی شاید سنائی نہ دی تھی، مگر شاید سے قریب تر جو ذات تھی جو دلوں کے حال جان لیتی تھی، وہ ذات، وہ رب جس پکار کو سن چکا تھا اور پھر اسے پلوشا خان کے حال پر رحم آ گیا تھا۔ اس کی آزمائش ختم ہوئی تھی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، آج ان حالات کا مقابلہ کر چکی تھی، اور وہ جو خود کو بہادر نہیں سمجھتی تھی، آج بہادری سے سب جھیل چکی تھی۔ بے شک وہ ذات انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اچھا ڈرو نہیں، میں آ گئی ہوں۔ تم کھڑکی کے سامنے ہو تو سائر پر ہو، تمہیں لگ نہ جائے۔ یہ صرف آواز نہیں تھی، یہ زندگی کی نوعی تھی، روح تھی جو پلوشا خان کے بے جان ہوتے وجود میں پھر سے پھونک دی گئی تھی۔ نم آنکھوں کو بامشکل وا کرتی وہ سرائیس پر سر پر ہوئی تھی کہ اگلے ہی لمحے کھڑکی کے پار دونوں جانب کو گرے تھے۔ ان کے ساتھ ہی عقیدت شاہ کمرے میں کودی تھے۔ بنا وقت ضائع کیے وہ پلوشا خان کو اپنی باہوں میں بڑھتی کھڑکی سے دوسری جانب پھینکتے خود بھی چھلانگ لگاتی اس جانب آ چکے تھے۔ پلوشا خان کی نم نظریں عقیدت سے ہوتے ہوئے کھڑکی کے کھلے پر لٹکتے تالے پر گئی تھی، جسے دیتے ہوئے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ڈنگے تھے، جبکہ پلوشا خان کی یہ حالت دیتے ہوئے عقیدت شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مقدس بیگم کا حشر نشر کر دے۔ پلوشا میری جان اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، ہمت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارے لالا آنے والے ہوں گے۔ پلوشا خان کا چہرہ اپنی گود میں رکھ کر بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا تو پلوشا خان کے ہونٹوں سے درد بھری سسکی نکلی تھی۔ ان کو بیتے ہوئے سر اسباب میں ہلایا تو مقدس نے تو عقیدت نے تڑپ کر پلوشا خان کو باہوں میں بڑھا تھا، جبکہ پلوشا خان کا زخمی چہرہ دیکھتے ہوئے دل ایسا تھا کہ جیسے کسی نے پاؤں تلے کچل دیا ہو۔ امتصال! پلوشا کے کہنے پر عقیدت نے ہونٹ سختی سے بیچے تھے۔